अब तक हम 3 प्रकार के फिल्टर्स का अध्ययन कर चुके हैं। शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर और एल सेक्शन फिल्टर, जिसमें एक कैपेसिटर और एक कॉइल का यूज किया गया था। आज के लेक्चर में हम अंतिम फिल्टर पाई फिल्टर का अध्ययन करेंगे। तो पाई फिल्टर क्या है, ये हम आपको पाई फिल्टर और कैपेसिटेंस इनपुट फिल्टर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो इनपुट है वो डायरेक्टली कैपेसिटेंस को पे दी गई है। तो इस फिल्टर को पाई फिल्टर इसलिए कहते हैं कि इसकी शेप मैथमेटिकल सिंबल पाई जैसी है, इसलिए इसे पाई फिल्टर कहते हैं। इस फिल्टर में 2 कैपेसिटेंस लोड के पैरेलल में लगाए जाते हैं, C1 और C2, और एक कॉइल L लोड के सीरीज में लगाई जाती है। एक्शन वही है जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ध्यान रखें कि कॉइल डीसी को पास करती है, जबकि एसी के लिए यह उच्च इंपीडेंस प्रदर्शित करती है, जिससे एसी को रोक लेती है। और दूसरी तरफ कैपेसिटर डीसी को रोकता है और एसी को पास होने देता है। तो बेसिक प्रिंसिपल हम पहले ही एल और सी के फिल्टर्स से समझ चुके हैं, और उसी सिद्धांत को लगाकर इस C2 के अक्रॉस जो आपको डीसी मिलेगी उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों को लगाकर, यानी C1, C2 और L से रिपल फैक्टर के मान को और भी कम किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने ऊपर सर्किट में बताया था, यह फिल्टर 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा एल सेक्शन फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर C1 कैपेसिटर से मिलकर बना है, जबकि जो एल सेक्शन फिल्टर है वह कॉइल L और कैपेसिटर C2 से मिलकर बना है। जब दृष्टकारी के डायोड में से किसी एक में से धारा का चालन होता है, जो कि हमने उपरोक्त सर्किट डायग्राम में फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया है, जिसमें अर्ध तरंग के लिए D1 डायोड और रिमेनिंग जो हाफ वेव है उसके लिए D2 डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होगा। इसलिए जब दृष्टकारी के डायोड में से किसी एक में धारा का चालन होता है, तो बिंदु P पर स्पंदमान वोल्टता का मान उसकी पीक वैल्यू EM तक बढ़ता है, जिससे कैपेसिटर C1 की चार्जिंग होती है, और जब C1 चार्ज होता है तो उसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है वह EM तक पहुंच जाता है। जब इस वोल्टेज का मान बिंदु P पर EM से कम होता है, तो संधारित्र कुंडली L और प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध से डिस्चार्ज होने लगता है, और यह डिस्चार्ज जब तक होता है तब तक दूसरे डायोड के चालन द्वारा संधारित्र का पुनः आवेशन शुरू न हो जाए, तब तक इसका
डिस्चार्ज होता है। हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके रिपल फैक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। संधारित्र के अनावेशन से उत्पन्न जो वेव है उस वेव को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये दिस इज द आउटपुट वेव ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, while this is the wave due to the discharging of the capacitor। और ये ट्रायंगुलर वेव है। इस ट्रायंगुलर वेव का फूरियर एनालिसिस कर हम रिपल वोल्टेज ER की वैल्यू ज्ञात करें तो यह वैल्यू फूरियर एनालिसिस से ER इक्वल टू कैपिटल ER ओवर पाई साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस ER ओवर 2 पाई साइन ऑफ 4 ओमेगा टी जैसी प्राप्त होती है। और यह वैल्यू इसकी कंपैरिजन में काफी कम होगी, क्योंकि यहाँ फोर्थ जो हायर हार्मोनिक्स हैं उनकी वजह से जो करंट्स है उसका मान नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। इसलिए जो कैपेसिटर C1 से रिपल वोल्टेज प्राप्त हो रही है उसका मान अप्रॉक्सीमेटली ER ओवर पाई साइन ऑफ 2 ओमेगा टी है। और संधारित्र C2 की इम्पीडेंस 1 ओवर ओमेगा C2 है, जिसका मान लोड प्रतिरोध RL की वैल्यू से कम रखा जाता है, जिससे धारा संधारित्र से प्रवाहित हो सके। इसलिए संपूर्ण उर्मिका धारा संधारित्र C2 से प्रवाहित हो जाती है और यह उर्मिका धारा का मान ER ओवर नेट इम्पीडेंस यानी कि 2 ओमेगा L माइनस 1 ओवर 2 ओमेगा C2 के इक्वल होगा, जिसको सॉल्व कर हमें यह प्राप्त होगा 2ER ओमेगा C2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी ओवर 4 ओवर पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1। और इस धारा का अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें तो उर्मिका धारा का रूट मीन स्क्वायर मान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इस टर्म को आप स्क्वायर कर दीजिए, मीन ले लीजिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए, और यह एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसका मान 1 ओवर रूट 2 पाई प्राप्त होता है। इस प्रकार उर्मिका धारा का वर्ग माध्य मूल मान या RMS वैल्यू 2ER ओमेगा C2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 प्राप्त हो जाती है। इस उर्मिका धारा के कारण जो कैपेसिटर C2 है लोड RL के अक्रॉस लगा हुआ है, उसके अक्रॉस जो उर्मिका वोल्टता मिलेगी उसका मान यदि आप इस उर्मिका धारा को कैपेसिटर C2 के इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त हो जाएगा, और यह मान कैलकुलेट कर ER ओवर रूट 2 पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 प्राप्त होता है। चूंकि कैपेसिटर C2 RL के पैरेलल में है, इसलिए लोड प्रतिरोध RL के अक्रॉस यही वोल्टता प्राप्त होगी। और हम देखें इक्वेशन नंबर 4 से तो ER बाई 2 यह प्राप्त होगा पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए T इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा होता है। इसलिए अगर T की जगह अगर पाई ओवर ओमेगा लगता है
तो ER/2 यह प्राप्त हो जाता है, जिससे दिष्ट धारा का मान EDC इक्वल टू EM माइनस ER/2 होगा और यह मान लगभग EM के बराबर होगा। तो अगर हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना चाहें तो रिपल फैक्टर EAC ओवर EDC होता है। EAC का मान आप यहाँ ज्ञात कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 19 में, ER/√2 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1, और EDC का मान देखिए आप इस पल्स से, ये जो वैल्यू है दिस मिड वैल्यू, दिस विल बी द EDC, और उसी को हमने निकाला है इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो हमें जो उर्मिका गुणांक प्राप्त होगा उसका मान 1/√2 ओमेगा RL C1 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 प्राप्त होगा। तो इस इक्वेशन से यह क्लियर है कि पाई सेक्शन फिल्टर का उर्मिका गुणांक R, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, C1 C2 L, यह L, और RL की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सामान्यतः इस प्रकार के फिल्टर में L और C2 की वैल्यू इस प्रकार रखी जाती है कि इस टर्म 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 का मान 1 की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए 1 को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो रिपल फैक्टर का मान प्राप्त होगा वह सॉल्व करने के बाद R इक्वल टू 0.177 ओवर ओमेगा क्यू C1 C2 L RL प्राप्त होता है। इस प्रकार रिपल फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यह रिपल फैक्टर C1 C2 की वैल्यूज, L की वैल्यू और RL के मान पर निर्भर करता है। थैंक यू।